आंसू तन मन का। ये योग है, संयोग है, आरोग्य ही योग है। योग, जिसके अभ्यास के द्वारा मनुष्य के भीतर छिपे हुए दैवी गुण सामने आते हैं। इसके अलावा ये मनुष्य के शरीर और मन का भी विकास करता है। आरोग्य योग के इस कार्यक्रम में हम आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करते हैं, साथ ही उन दर्शकों का भी जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मधु और दिव्या का, जिसकी मदद से मैं आपको आज योगासन सिखाऊंगी। माइंड एग्जिस्ट इन द बॉडी, यानी मन का निवास शरीर में है, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि शरीर स्वस्थ और निरोग रहे, तभी मन भी स्वस्थ और निरोग रहेगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हमने अपनी एक रिसर्च टीम के द्वारा ये पता करने की कोशिश की कि आज का मानव किन किन बीमारियों से जूझ रहा है, और एक सर्वे से पता लगाया कि आज की समस्याएं क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले हम एक सर्वे देखते हैं। मेरा नाम संजय है और काफ़ी दिनों से मेरा वज़न तेज़ी से कम हो रहा है और मुझे थायराइड की प्रॉब्लम बताई गई है, जिसके कारण काफ़ी टेंशन रहती है। बहुत मुझे थकावट होती थी और काम करने की इच्छा नहीं होती थी, तो मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बोला आपको थायराइड हो गया है। पिछले 2 साल पहले मुझे किडनी का ऑपरेशन हुआ था, उसमें इतनी तेज़ दवाएं दी गई कि मेरा पता नहीं क्या हुआ, फिर एकदम से मुझे वज़न जो बढ़ने लगा। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने जब टेस्ट वेस्ट किया, बोला तुम्हारा तो हाई था, क्या बोलते वो थायराइड है। मुझे थायराइड है और ये मुझे प्रेगनेंसी के दौरान हो गया था, तो डॉक्टर्स ने मुझे दवाइयाँ देनी शुरू कर दी थी और विद रिज़ल्ट बेबी तो एकदम नॉर्मल हुआ। और डिलीवरी के बाद हालांकि अब भी मैं दवाइयाँ ले रही हूँ, मुझे ये पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। मेरी उम्र 24 साल है। पिछले 6 महीनों में मैंने अचानक 10 किलो वज़न लूज़ किया। जब डॉक्टर को दिखाया और चेक कराया तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि मुझे थायराइड है। आई एम श्योर कि हमारे साथ जो ये मेहमान आए हैं, इनके दिमाग में भी इससे संबंधित कुछ सवाल होंगे, तो आप अगर कुछ पूछना चाहें तो निसंकोच पूछिए। ये थायराइड रोग किस प्रकार हो जाता है? क्या योग में इसका उपचार संभव है? बहुत लाजमी सवाल कि क्या थायराइड जैसी समस्या का इलाज है, और अगर है तो क्या योग द्वारा? तो चलिए क्यों ना हम इस सवाल का जवाब सीधे श्री वी.के. सायंगर से ही पूछें। There is hyperthyroid, there is hypothyroid. So we have to think, is hypo or hyper? If hyper, presentation of the asanas are different. If it's hypo, it is different. We have, they are all ductless glands. They produce certain hormones. When there is a defect, then all these problems do come. And these glands have nothing to do with the physiological function of a human body. They may say ductless glands, but the secretion and all has nothing to do with the physiological body alone. So it has got to do with the mental body also. So it is a question of how to keep the mind in a state of poise. In a state of poise, not peace, I'm using the word poise. So how to keep that, and at the same time, how we have to work for the thyroid glands where there is, without any strain, how they can made to bathe in blood. For example, take Sarvangasana. They say, all the yogic books say Sarvangasana is very good, but I say Sarvangasana is not good because they get blocked. They say because it's a imagination that as water finds its level, as the water flows down easily, but it cannot go up. So they say, same theory they use, that when you do inverted poses, the blood circulates and secretion, because of the blood secreting that area, help the hormones to function. But when they cannot do the chin lock, when the well of the throat is not soft, that asana has absolutely no value. So we have to teach the asana, adjustment of the head, adjustment of the chest, adjustment of the neck, requires tremendous study so that the pit of the throat is kept soft, because it cannot be kept soft because they get blocked. So we adjust the asanas, that is what I said,
adaptation of the asana to fit in to that complaint is essential. So that takes long time because they cannot do in the first day. So we have to train them gradually. When we train them, then we tell them, stay, as you have learned this pose, stay in this pose for 10 minutes. Then I say, as I told you before, the blood circulates and cleanses that area and naturally hormones start producing. कहने का मतलब ये है कि स्ट्रेस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है थायराइड जैसी बीमारी के उत्पत्ति में। इसके अलावा जहाँ तक सवाल उठता है कि क्या योगासन से इस पर असर होता है, तो जी हाँ, इस पर काबू पाया जा सकता है। क्या आप हमें थायराइड की वजह मेडिकल साइंस के नज़रिए से भी बता सकते हैं? जी हाँ, हम आज आपकी मुलाकात एक ऐसे डॉक्टर से करा रहे हैं, डॉक्टर कृष्णा रामन, जो न केवल डॉक्टर हैं बल्कि योगाभ्यासी भी हैं। तो चलिए उनसे पूछते हैं थायराइड के बारे में उनकी राय। A thyroid disorder can be due to multifactorial reasons. The thyroid gland is situated in the neck in this area, and it has got two lobes. And the raw material used by the thyroid gland to synthesize the thyroid hormone is iodine, which is present in foodstuffs. The thyroid hormone is essential for growth, proper bone growth, tissue growth, proper mental maturity, proper pubertal changes, and so on. Carbohydrate metabolism, fat metabolism, protein metabolism, and so on. It also interacts with other hormones in the body for a variety of functions. So it does not have a single function. Now, a hyperthyroid problem or a hypothyroid problem could be due to multiple reasons. So broadly, thyroid disorders can be classified as neoplastic disorders where you get a growth on the gland, cancerous growth. It could be an inflammatory disorder. It could be an infectious disorder. It could be merely a malfunction like a hypothyroid or hyperthyroid problem. It could be a drug-induced problem, and so on. The most common disorders we see are the hypo and the hyperthyroid situations, apart from growths in the thyroid gland, which could be benign or malignant. Such growths require appropriate surgical intervention. Now, what is the role of yoga in these situations? Yoga can provide something which drugs cannot provide. For example, if a hypothyroid patient, in spite of taking medication, in spite of the serum levels of T3, T4 and TSH being within reasonably normal limits, still has a certain level of fatigue, sleeplessness, lethargy, heaviness in the body, and so on, yoga is the most ideal because other systems would tend to exhaust the body. Yogic asanas like Shirshasana, Sarvangasana, Half Halasana, Supta Virasana, Viparita Karni, Setubandha Sarvangasana will energize the system. It does not mean that it might energize the thyroid directly, but the entire system, because the thyroid does not work only on one part of the body, it works on multiple parts. So passive poses are essential in the beginning, followed by active poses later on. Similarly, for a hyperthyroid problem where palpitations may persist in spite of thyroid, anti-thyroid medication, pranayama is very useful, shavasana with the bandage is very useful, pavanamuktasana, pavanamukta virasana is very useful, janushishasana, paschimottanasana with the head resting on the bolster is very useful. And so there are a variety of recuperative poses which bring down the sympathetic stress on the system. So in this way, yoga can be an effective supplement or a complement to medication in either a hypo or a hyperthyroid situation. But the asanas have to be practiced every day without fail, and periodic monitoring by the family physician to ensure that the patient doesn't stop the medication or to ensure that the hormonal levels are normal is a must. And over a period of time, the patient will definitely enjoy better health by combining these two systems. योगासन के द्वारा हम लोग सिंपैथेटिक स्ट्रेस को हटाते हैं। इसके अलावा जो भी थकान, चिड़चिड़ापन थायराइड की वजह से उत्पन्न होता है, उस पे भी काबू पाया जा सकता है। तो चलिए हम आज आपको कुछ आसन ऐसे सिखाते हैं जो सरल हैं, आसान हैं और आप खुद कर सकते हैं। सबसे पहला आसन जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं वो है शवासन, मगर एक खास तरीके से। उसके लिए आपको एक बोल्स्टर की ज़रूरत है, यानी एक गाव तकिया और एक ब्लैंकेट जो आपका सिरहाना बनाएगी। एक गाव तकिए को आप सीधे रखिए अपनी पीठ के पीछे और उसके ऊपर एक ब्लैंकेट रखा जाएगा। आप गाव तकिया के सामने सीधे बैठेंगे दंडासन की पोजीशन में, जिसमें आपके हाथ साइड में होते हैं, पैर एकदम टाइट, पैर की उंगलियां छत की ओर, पंजे एड़ी एकदम टाइट रहेंगे। इसके अलावा सांस लेते हुए आप रीढ़ की हड्डी को ऊपर उठाएंगे। ऐसी शुरुआत से आप शवासन में जाने के लिए तैयार होते हैं। फिर एक एक करके आप दाईं और बाईं कोहनी मोड़ के जमीन पर रखिए
और अपनी पीठ के बल आप बोल्स्टर पे लेट जाइए। आपके दोनों हाथ छत की ओर रहेंगे और ये ब्लैंकेट बिल्कुल गर्दन के नीचे रहेगा। फिर आप अपने पैर ढीले छोड़ दीजिए और आंख बंद करके इस अवस्था में आप 5 मिनट लेट सकते हैं। हम अपने अभ्यास की शुरुआत इस तरह से इसलिए करते हैं कि जैसे मैंने आपसे कहा कि एक तो आपकी थायराइड ग्लैंड बिल्कुल स्ट्रेस रिलीज वाली अवस्था में है, दूसरा इस पोस्चर से आपका स्ट्रेस दिमाग का चला जाता है। तो आप कुल मिला के शरीर को बहुत ही सामान्य और आराम की अवस्था में लाते हैं। इस आसन से निकलने के लिए जरूरी है कि आप धीरे से आंख खोलिए और फिर एक एक करके अपना हाथ सीने पर लाइए, पैरों को मोड़िए और फिर दाईं करवट लीजिए, क्योंकि बाईं ओर दिल होता है, उस पर कोई स्ट्रेन नहीं आना चाहिए। दायां हाथ दाईं कनपट्टी के नीचे है और बायां हाथ फर्श पे है। आप बाएं हाथ की ओर पलटिए और धीरे से बैठकर आप सिंपल लूज क्रॉस लेग या अलती पलती मार के बैठ सकते हैं। अब हम आपको जो आसन सिखाने जा रहे हैं उस आसन का नाम है सुप्त बद्ध कोण आसन। इसके लिए आप एक बोल्स्टर के ऊपर बैठेंगे। ये बोल्स्टर वर्टिकली रखा जाएगा, यानी आपकी पीठ की ओर। इस बोल्स्टर के ऊपर आप पहले से ही एक ब्लैंकेट रख सकते हैं या कोई छोटी तकिया। सामने आपके पैर सीधे हैं, टाइट हैं और पैर की उंगलियां छत की ओर हैं। हाथ दोनों तरफ हिप जॉइंट्स के रहेंगे और सांस लेते समय रीढ़ की हड्डी ऊपर उठाइए। ऐसी अवस्था में बैठ जाने के बाद आप पहले दायां पैर और फिर बायां पैर मोड़िए। मोड़ के आप अपने तलवों से नमस्कार करेंगे और एड़ियां दोनों ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि पेरिनियम के पास हों। इसके बाद आप कोई बेल्ट का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास बेल्ट न हो घर में तो दुपट्टा या कोई साड़ी का किनारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आप बेल्ट पहनिए और पहनने के बाद ये ध्यान रहे कि ये बेल्ट सैक्रम के ऊपर आए। बेल्ट का दूसरा हिस्सा जो सामने की ओर आ रहा है वो पंजों के नीचे से जाएगा और बकल दाईं ओर रखिए ताकि आप उसे अपनी सुविधा अनुसार खींच सकें। जब भी आप बकल खींचे, ख्याल रहे कि आप पूरा ना खींचे, कुछ सेंटीमीटर छोड़ दें। सवाल यह है कि ये क्यों बोल्स्टर के ऊपर बैठी? वो इसलिए कि आप जब इस आसन की शुरुआत करें तो आपकी रीढ़ की हड्डी सिंक नहीं करनी चाहिए। वो मूल है, वो एकदम उठी हुई अवस्था में होना चाहिए। एक बार आपने इतनी तैयारी कर ली तो आप धीरे से बोल्स्टर से नीचे खसक आइए। बोल्स्टर के ऊपर बैठ के नहीं लेटेंगे, इस बात का ख्याल रखिएगा। आप नीचे उतर आएंगे। नीचे उतरने के बाद एक एक हाथ जमीन पर रख के कोहनी मोड़ते हुए आप अपनी पीठ के ऊपर लेटेंगे। जो थोड़ी सी गुंजाइश बेल्ट खींचने में रह गई है उसे आप ऊपर की ओर और खींचिए ताकि आपको पूरा खुलाव मिल जाए। इसके बाद ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो ब्लैंकेट रखा हुआ है इसकी पोजीशनिंग बहुत जरूरी है। ये आसन 2 मिनट से लेके शुरू कर सकते हैं, मगर आगे आप 5 मिनट तक कर सकते हैं। इस आसन की खासियत थायराइड के लिए सबसे ज्यादा ये है कि एक तो ये थायराइड ग्लैंड को बहुत ही रिलैक्स स्टेट में रख रहा है, उस पर कोई दबाव नहीं। दूसरा, उसमें बहुत अच्छा रुधिर संचार है, तो जो ग्रंथि काम नहीं कर रही है उसको रुधिर संचार देके संचरित करके आप उसमें पुनर्जीवन स्थापित करते हैं। तीसरी चीज ये कि थायराइड के पेशेंट अक्सर बहुत थकान महसूस करते हैं, तो ये रिजुविनेटिंग पोज है। इस पोज से उठने के लिए आप पहले दायां और फिर बायां हाथ अपने सीने पर रखेंगे और कुछ मिनट ऐसे ही लेटेंगे। फिर अपनी दोनों हथेलियों को फर्श पे रखकर उनको दबाते हुए अपनी चेस्ट और चिन को उठाते हुए सीधे बैठेंगे। क्योंकि जब आप सीधे बैठ जाएंगे तो आपके लिए आसान होगा बेल्ट को खोल देना। फिर बेल्ट को आप खोल के अपने इस बंधाव कसाव को हटा दीजिए और पैरों को सीधा कीजिए, यानी आप फिर से एक बार दंडासन में बैठ जाते हैं। इस आसन से आपको अभ्यास शुरू करने में फायदा यह है कि जो भी दिन भर की थकावट है जो आप लेके पहुंचे हैं वापस, वो पहले आप दूर करते हैं। इसके बाद हम आपको जो आसन दिखाने जा रहे हैं उस आसन का नाम है सुप्त वीरासन। इसकी तैयारी कोई बहुत खास नहीं है। हमारे पास यहाँ स्टूडियो में ब्लैंकेट मौजूद हैं और बोल्स्टर भी, तो आप 2 बोल्स्टर की एक सीढ़ी बनाएंगे। इसके बाद मैं चाहूंगी कि मधु इस जो स्टिकी मैट का हमने रोल बनाया है इसको जरा हमारे दर्शकों को दिखाएं। ये देखिए, जो स्टिकी मैट का रोल है ये आप इस तरह से किसी भी तौलिए से या ब्लैंकेट से बना सकते हैं और इसको आप इस सिटिंग अरेंजमेंट के सामने रखते हैं। वजह उसकी ये है
कि ये रोल आपके फ्रंट एंकल को सपोर्ट करता है। अक्सर लोग जो बीमार रहते हैं, थके रहते हैं, उनके जो टखने हैं, एंकल्स हैं, वो टाइट हो जाते हैं और फिर वो वीरासन में पैर मोड़ के नहीं बैठ सकते। तो इसलिए एक ऐसी हमने तैयारी कर ली। इसके बाद मधु जाइए, इस पोजीशन पे बैठने के लिए तैयार होइए। आप नील डाउन करेंगे, यानी घुटने के बल बैठेंगे और फ्रंटल एंकल आपका, देखिए फ्रंटल एंकल दिव्या दिखा रही है, दिव्या उस तरफ भी जरा हाथ लगाइए कि जो टखने का सामने का हिस्सा है वो इस पे रखिए। फिर आप अपने काफ मसल्स यानी पिंडलियों को अंदर से बाहर की ओर निकालते हुए इस बेस पर बैठ जाइए। ये बेस कुछ भी हो सकता है, तकिया, छोटे से ब्लैंकेट या कोई और कुशन। फिर आप जब स्वयं कर रहे हों तो अपने पीछे रखे बोल्स्टर को अपने शरीर के हिसाब पास ले आइए, यानी कि आप उसको आगे पुल कर लेंगे ताकि आपका कमर और जो पीठ का हिस्सा वो सपोर्टेड रहे। और फिर एक एक हाथ मोड़ते हुए आप पीछे जाइए और पीठ के बल लेट जाइए। फिर यहाँ ध्यान रखेंगे कि आपकी गर्दन पर कोई स्ट्रेन ना आए, कोई दबाव ना आए। आप ये देख रहे हैं कि ऐसे लेटने में हो सकता है आपके घुटने फर्श से उठ जाएं, तो हमारी आपसे गुजारिश है कि एक ब्लैंकेट या एक पतली तकिया आप घुटनों के नीचे रख लें ताकि आप इस पोज को होल्ड कर सकें। इस पोस्चर में भी जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि एक तो आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, आपका जो स्ट्रेस फैक्टर जो आप पे बहुत ज़्यादा हावी होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। दूसरा, गर्दन क्योंकि बिल्कुल रिलैक्स है तो इनके थायराइड पे बहुत अच्छा सप्लाई है और कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा इनके बाकी भी जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको बहुत अच्छी जगह मिलती है, मसाज होता है। तो इस तरीके से ये आसन इस बीमारी पे काबू पाने के लिए बहुत ही कारगर है। इस आसन से उठने के लिए भी एक खास विधि है। आप पहले एक एक करके अपना हाथ सीने पर लाएंगे और कुछ सेकंड ऐसे ही आराम करेंगे। फिर हाथों को साइड में रख के उन पर दबाव डालते हुए सीना उठाते हुए आप आगे उठेंगे और फिर एक बार आप वीरासन की पोजीशन में आराम से बैठे हैं। धीरे धीरे आप अपने पैरों को खोलेंगे, पर उससे पहले नील डाउन कीजिए। आप उठ जाइए अपनी जगह से और फिर पैरों को खोल लीजिए। इसके बाद जो हम आसन आपको दिखाने जा रहे हैं उस आसन का नाम है सेतुबंध सर्वांगासन। मगर इस आसन को हम आपको बहुत ही आसान तरीके से करना सिखाएंगे, जो आप कहीं भी कर सकते हैं, बहुत ही थोड़ी सी चीज़ों की सहायता से। आप देखिए, इसमें दो बोल्स्टर की ज़रूरत है जो एक दूसरे के ऊपर क्रॉस के रूप में रखे हुए हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। जो सिरा आपके सिर की ओर आएगा उस तरफ एक आप ब्रिक या कोई भी ब्लैंकेट सपोर्ट के लिए बोल्स्टर के नीचे रख देंगे। सिर के लिए आपने दो ब्लैंकेट रख रखे हैं सिरहाने की ओर। ये आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर है कि आपको 2 चाहिए या 3 ब्लैंकेट चाहिए। फिर आप बैठते हैं इस क्रॉस बोल्स्टर के एक कोने पे, पैर मुड़े हैं आपके, और आप जब पीछे लेटें, डॉर्सल स्पाइन का जो हिस्सा है ये बोल्स्टर के एज पर टिकना चाहिए। तो जब आप पीछे की ओर जाएं तो आपको एहसास होना चाहिए कि हम कहाँ तक, कितनी दूर तक जा रहे हैं। अब आप पीछे की ओर एक एक हाथ मोड़ते हुए जाइए। तब तक आप देखिए पैर मुड़े हुए हैं। आपने हाथ से, मधु जी, इन ब्लैंकेट को सर के पीछे ले जाइए खिसका के, ताकि आपका सर भी रेस्ट करे। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से इनके कंधे पीछे की ओर गए और इनका सर जो है वो रेस्टेड है। फिर एक एक करके पैर सीधे कर लीजिए। दिव्या से मैं कहूंगी कि इनकी और थोड़ी सी मदद करें, क्योंकि इस पोस्चर में आप देख रहे हैं एक पतलापन है, तो आपको कभी कभी डर लगता है इनिशियली। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप 2 बेल्ट के द्वारा मिडिल ऑफ द फ्रंट थाई और मिडिल ऑफ द शिन बोन बांध लीजिए। तो आपने देखा कि इस तरह से 2 बेल्ट तैयार हो गई हैं। दिव्या, आप साइड में आ जाइए। अब आप देखिए, इसको उठने के लिए भी यही तरीका है कि आप पहले एक एक करके हाथ अपने सीने पे लाएंगे और मैं फिर एक बार दिव्या को तंग करूंगी कि आप इनकी जो बेल्ट हैं वो उतार दें। ख्याल रहे कि कभी भी इस पोस्चर से झटके से सर उठा के नहीं निकलिए। आप पहले बेल्ट खुलवा लीजिए किसी से, और जब बेल्ट आपकी ढीली हो जाएं तब आप अपने पैरों को मोड़ेंगे। ये ना हो कि आप सीधे झटके से उठ जाएं। पैर मोड़ लेने के बाद आप दाईं करवट लेंगे सरकते हुए। दाईं इसलिए कि बाईं ओर दिल होता है, वहाँ कोई स्ट्रेन नहीं होना चाहिए। दायां हाथ दाईं कनपट्टी के नीचे और बायां हाथ फर्श पे। फर्श देखते हुए आप पूरे शरीर को रोल कीजिए और
सिंपल लूज क्रॉस लेग में आप बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि सेतुबंद सर्वांगासन कैसे दो बोस्टर के सहारे बहुत आसानी से किया जा सकता है और पूरा लाभ उठाया जा सकता है। अब हम आपको जो पोस्चर दिखाने जा रहे हैं उस पोस्चर का नाम है सर्वांगासन। मगर हम सर्वांगासन आपको चेयर यानी कुर्सी की सहायता से दिखा रहे हैं। गुरुजी की यह विधि कि हर इंसान किसी भी आसन को आसानी से उपकरणों के द्वारा कर ले, पूरे योगाभ्यास को बहुत आसान बना देता है। अब हम देखते हैं कि हमको क्या क्या उपकरण इसके लिए चाहिए। चेयर सर्वांगासन के लिए आपको चाहिए एक चेयर जो दिव्या ला रही हैं, एक पोल्स्टर जो कि चेयर के सामने के पैरों के पास रखा गया है। आप देख सकते हैं कि एक ब्लैंकेट रखा गया है जो कि सिर के सपोर्ट के लिए है। इस आसन में जाने के लिए सबसे पहले आप कुर्सी में एक किनारे से बैठते हैं। उसके बाद आप अपने दोनों पैरों को कुर्सी के बैकरेस्ट पे ऐसे अटका लेते हैं। उसके बाद आप जैसे जैसे पीछे की ओर जाएंगे, साइमल्टेनियस एक्शन है, उसी के साथ आप अपने हाथ को सामने के पैर के अंदर की ओर से लेते हुए कुर्सी के पिछले पैर को पकड़ेंगे। एक बार आपने हाथ पकड़ लिया, फिर आप धीरे से सरक के कंधे को पोस्टर पे रखेंगे। ये बहुत ही अच्छा और उत्तम आसन है। इसको योग की भाषा में मदर ऑफ द आसनास कहते हैं। इस पे न केवल थायराइड ही रिलैक्स होती है बल्कि पूरा माइंड और भी बहुत सारी डक्टलेस ग्लैंड इस आसन के द्वारा कंट्रोल में लाई जा सकती हैं। इस आसन में 5 मिनट आराम से रहा जा सकता है। ये आपके अभ्यास पे निर्भर करता है। शुरुआत आप 2 मिनट से भी कर सकते हैं। उतरने के लिए बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहले अपना हाथ निकालें। एक बार हाथ निकाल लेते हैं तो कुर्सी को बाहर से पकड़ लीजिए और फिर एक एक करके पैर मोड़ के बैक रेस्ट पे रहने दीजिए। फिर धीरे से पैर को कुर्सी के बेस पे लाइए और आप स्वयं सरकते जाइए तब तक कि जब तक आपके बटक्स बोल्स्टर पे ना आ जाएं। आपके दोनों पैर 90 डिग्री पे मुड़े हुए कुर्सी पे रहेंगे और आपके हाथ साइड में आ जाएंगे, मगर ध्यान रहे कि आपके बटक्स बोल्स्टर पे रेस्ट करेंगे। असल में इस आसन को विपरीत करनी कहते हैं, मगर यहाँ पे ये क्योंकि पैर मुड़े हुए हैं इसलिए ये बेंट लेग विपरीत करनी है। इसके सबसे बड़े फायदे ये हैं कि एक तो ये आसन के अभ्यास में आखिर में करना चाहिए क्योंकि ये शवासन जैसी मन को शांति देता है। तो जो थायराइड का मेजर फैक्टर है स्ट्रेस, तो इससे बहुत हद तक कंट्रोल होता है। इसके अलावा इस आसन के द्वारा तमाम ऑर्गन्स पे से टेंशन खुद ब खुद रिलीज हो जाता है। इससे निकलने का भी तरीका एक ही है कि आप धीरे धीरे अपने हाथ को अपने सीने पर लाएंगे और फिर अपने पैरों को कुर्सी से एक के बाद एक निकालेंगे और फिर धीरे से मुड़े हुए पैरों के सहारे ही दाईं करवट लेंगे। जब आप दाईं करवट लें तो दायां हाथ दाईं कनपट्टी के नीचे और बायां हाथ फर्श पे होगा। फिर आप फर्श को देखते हुए बाएं हाथ की ओर पूरा टर्न कीजिए और इस बोल्स्टर के ऊपर आराम से बैठ सकते हैं। मैं थायराइड की मरीज़ हूँ, 35 वर्षीय शादीशुदा हूँ। मेरे कई मिसकैरेजेस हुए हैं। क्या मैं योग से ठीक हो सकती हूँ और मैं क्या माँ बन सकती हूँ? तो चलिए इस जटिल समस्या का हल हम गुरुजी से सीधे पूछ के करते हैं। मिलते हैं श्री BKS आयंगर से। Well, it's not for me to answer. Please, you have to contact some of the students who had no children and got children here. So this is because if I say yes, it is going to help, it's absolutely valueless. So experience alone will make them to believe. So there are experienced people who had no children, who got children, miscarriages never happened again. Miscarriages, the easy delivery took place. Even in some cases, the doctor said that it is you are not going to conceive at all, and I made them to have 3-4 children. सच पूछिए तो जो आप देखते हैं वो सच हो भी सकता है और नहीं भी, मगर जो आप अनुभव करते हैं वो सबसे बड़ा सच है। तो चलिए ऐसे ही किसी अनुभवी से उसकी कहानी उसकी जुबानी सुने। मिलते हैं जैस्मीना से। मुझे 1989 में मैं एक कंपनी में ट्रेनिंग कर रही थी और वो जब ट्रेनिंग ख़त्म हो गई तो मैंने महसूस किया कि मैं बहुत ही ब्रेथलेस होने लगी हूँ और मेरा वज़न भी काफ़ी जल्दी एकदम जल्दी से घटने लगा। इन अ वेरी स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम
बहुत ही कम हो गया मेरा वज़न, और थोड़े ट्रेमर्स आते थे। दैट इज़ द मेन थिंग। ये जो हाथ होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे यूँ हिलते हैं, तो ये सब सिम्टम्स थे मेरे। और जब हमने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने थायराइड टेस्ट के लिए कहा था, एंड ऑफ कोर्स पता चल गया कि मुझे हाइपोथायराइड है। तो ट्रीटमेंट तो वैसे डॉक्टर के हिसाब से दवाइयाँ जो कुछ लेनी थी वो तो शुरू कर ही दी, और गुरु जी से भी बातें की कि ये सब प्रॉब्लम्स है। तो इमीडिएटली उन्होंने मुझे जो थायराइड के लिए जो ज़रूरी है आसन्स, और जो थायराइड ग्लैंड के फंक्शनिंग और रेगुलेशन के लिए, तो कुछ ऐसे आसन्स पे उन्होंने मुझे शुरू कर दिया। कॉन्स्टेंटली मैं योगा तो करती ही रही, तो मुझे आई फील कि इतनी तकलीफ़ नहीं हुई जितनी नॉर्मली लोगों को इतने सीवियर केसेस में होती है। तो डेफिनेटली आई एम स्टेबल नाउ, और नॉर्मल सब चल रहा है। और एक मेन जो चीज़ है वो आई डोंट नो उसको क्या कह सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो कहते हैं कि हाइपरथायराइड में मीन्स बच्चे होने इज़ वेरी मतलब रेयर केस, बिकॉज उसके बाद बहुत बॉडी पे इफ़ेक्ट्स आते हैं। लेकिन आई मीन मेनी ईयर्स, अबाउट 7-8 ईयर्स, 8 साल के बाद थायराइड के डिटेक्ट होने के बाद आई गॉट मैरिड एंड देन आई हैड अ बेबी बॉय। एंड उस टाइम पे भी मैंने कंटिन्यूसली जो प्रेगनेंसी के लिए आसन जो सब किए थे या सब कुछ हुआ था, उसकी वजह से आई हैड एन वेरी नॉर्मल, हेल्दी एंड अ वेरी इंटेलिजेंट चाइल्ड। सो दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स कि आई डोंट नो योगा की वजह से कि क्या, बट समहाउ मेरी जो ओवरीज थे वो अफेक्ट नहीं हुई, ऐसा मुझे लगता है। नॉर्मली मेडिसिन से, रेडियो एक्टिव आयोडीन से ओवरीज पे इफेक्ट होता है। सी अलॉन्ग विद द आसन्स वी ऑल्सो डू प्राणायाम, सो वी हैव स्पेशल प्राणायाम क्लासेस, एंड it was those pranayam classes where I felt, whenever I did those pranayam classes over the years, I don't know, it was like, a natural booster, it kind of just immediately, it was like an amazing pep up kind of a thing, doing all those pranayam classes for me personally has been the most amazing experience. It has really changed my whole angle, my whole view to life, my vigor, my enthusiasm. Everything, that what I have experienced, especially in the pranayam classes, has been remarkable. I would only say it's been really remarkable. अगले सप्ताह इसी दिन इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी, मगर जाने से पहले हमारा पता नोट करना मत भूलिएगा। नमस्कार। ये योग है, संयोग है, आरोग्य ही योग है। ना भटके मन, ना सोए तन, काज यही इस तप का। 8 कदम की सीढ़ी चढ़कर योग हुआ इस तन मन का, योग हुआ इस तन मन का।